देवी जी को फिर भी मुझ पर विश्वास न आया। दूसरे पत्र में भी वही आरजू थी। लिखा था, तुम्हारे पत्र ने एक और चिंता बढ़ा दी। अब प्रतिदिन पत्र लिखा करना। मैं एक न सुनूंगी और सीधे चली आऊंगी। मैंने दिल में कहा, चलो सस्ते छूटे। मगर यह खटका लगा हुआ था कि न जाने कब उन्हें शहर आने की सनक सवार हो जाए। इसलिए मैंने तीसरा बहाना सोच निकाला। यहाँ मित्रों के मारे नाको दम रहता है। आकर बैठ जाते हैं तो उठने का नाम ही नहीं लेते, मानो अपना घर बेच आए हैं। अगर घर से टल जाओ तो आकर बेधड़क कमरे में बैठ जाते हैं और नौकर से जो चीज चाहते हैं उधार मंगवा लेते हैं। देना मुझे पड़ता है। कुछ लोग तो हफ्तों पड़े रहते हैं, टलने का नाम ही नहीं लेते। रोज उनकी सेवा सत्कार करो, रात को थिएटर या सिनेमा दिखाओ, फिर सवेरे ताश या शतरंज खेलो। अधिकांश तो ऐसे हैं जो शराब के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। अक्सर तो बीमार होकर आते हैं, बल्कि अधिकतर बीमार ही आते हैं। अब रोज डॉक्टर को बुलाओ, सेवा शुश्रूषा करो, रात भर सिरहाने बैठे पंखा झलते रहो, उस पर यह शिकायत भी सुनते रहो कि यहाँ कोई हमारी बात भी नहीं पूछता। मेरी घड़ी महीनों से मेरी कलाई पर नहीं आई। दोस्तों के साथ जलसों में शरीक हो रही है। अचकन है, वह एक साहब के पास है। कोट और दूसरे साहब ले गए, जूते और एक बाबू ले उड़े। मैं वही रद्दी कोट और वही चमरौधा जूता पहनकर दफ्तर जाता हूँ। मित्र वृंद ताड़ते रहते हैं कि कौन सी वस्तु लाया है। कोई चीज लाता हूँ तो मारे डर के संदूक में बंद कर देता हूँ। किसी की निगाह पड़ जाए तो कहीं न कहीं न्योता खाने की धुन सवार हो जाए। पहली तारीख को वेतन मिलता है तो चोरों की तरह दबे पांव घर आता हूँ कि कहीं कोई महाशय रुपयों की प्रतीक्षा में द्वार पर धरना जमाए न बैठे हों। मालूम नहीं उनकी सारी आवश्यकताएं पहले ही तारीख की बाट क्यों जोहती रहती हैं। एक दिन वेतन लेकर 12 बजे रात को लौटा, मगर देखा तो आधे दर्जन मित्र उस वक्त भी डटे हुए थे। माथा ठोक लिया, कितने ही बहाने करूं, उनके सामने एक नहीं चलती। मैं कहता हूं, घर से पत्र आया है, माताजी बहुत बीमार हैं। जवाब देते हैं, अजी बूढ़े इतनी जल्दी नहीं मरते, मरना ही होता तो इतने दिन जीवित क्यों रहती। देख लेना 2-4 दिन में अच्छी हो जाएंगी, और अगर मर भी जाएं तो वृद्ध जनों की मृत्यु का शोक ही क्या, वो तो और खुशी की बात है। कहता हूं, लगान का बड़ा तकाजा हो रहा है। जवाब मिलता है, आजकल लगान तो बंद हो ही रहा है। आजकल लगान तो बंद हो ही रहा है, लगान देने की जरूरत ही नहीं रही। अगर किसी संस्कार का बहाना करता हूं तो फरमाते हैं, तुम भी विचित्र जीव हो। इन कुप्रथाओं की लकीर पीटना तुम्हारी शान के खिलाफ है। अगर तुम उनका मूलोच्छेदन करोगे तो वह लोग क्या आकाश से आवेंगे। गरज यह है कि किसी तरह प्राण नहीं बचते। मैं समझता था कि हमारा यह बहाना निशाने पर बैठेगा। ऐसे घर में कौन रमणी रहना पसंद करेगी जो मित्रों पर ही अर्पित हो गया हो। किंतु मुझे फिर भ्रम हुआ। उत्तर में फिर वही आग्रह था। तब मैंने चौथा हीला सोचा। यहाँ के मकान हैं
चिड़ियों के पिंजरे, न हवा न रोशनी, वह दुर्गंध उड़ती है कि खोपड़ी भनना जाती है। कितने ही के तो इसी दुर्गंध के कारण विसूचिका, टाइफाइड, यक्ष्मा आदि रोग हो जाते हैं। वर्षा हुई और मकान टपकने लगा। पानी चाहे घंटे भर बरसे, मकान रात भर बरसता रहता है। ऐसे बहुत कम घर होंगे जिनमें प्रेत बाधाएं ना हों। लोगों को डरावने स्वप्न दिखाई देते हैं। कितनों ही को उन्माद रोग हो जाता है। आज नए घर में आए, कल ही उसे बदलने की चिंता सवार हो गई। कोई ठेला असवाब से लदा हुआ जा रहा है, कोई आ रहा है। जिधर देखिए ठेले ही ठेले नजर आते हैं। चोरियां तो इस कसरत से होती हैं कि अगर कोई रात कुशल से बीत जाए तो देवताओं की मनौती की जाती है। आधी रात हुई और चोर चोर, लेना लेना की आवाजें आने लगी। लोग दरवाजों पर छोटे मोटे लकड़ी के फट्टे या जूते या चिमटे लिए खड़े रहते हैं। फिर भी चोर इतने कुशल हैं कि आंख बचाकर अंदर पहुंच ही जाते हैं। एक मेरे बेतकल्लुफ दोस्त हैं, स्नेहवश मेरे पास बहुत देर तक बैठे रहते हैं। रात अंधेरे रात अंधेरे में बर्तन खड़के तो मैंने बिजली की बत्ती जलाई। देखा, वही महाशय बर्तन समेट रहे हैं। मेरी आवाज सुनकर जोर से कहा मारा और बोले, मैं तुम्हें चकमा देना चाहता था। मैंने दिल में समझ लिया, अगर निकल जाते तो बर्तन आपके थे। जब जाग पड़ा तो चकमा हो गया। घर में आए कैसे थे यह रहस्य है। कदाचित रात को ताश खेलकर चले तो बाहर जाने के बदले नीचे अंधेरी कोठरी में छिप गए। एक दिन एक महाशय मुझसे पत्र लिखाने आए। कमरे में कलम दवात न थी। ऊपर के कमरे से लाने लगा। लौट कर आया तो देखा आप गायब हैं और उनके साथ फाउंटेन पेन भी गायब है। सारांश यह है कि नगर जीवन नरक जीवन से कम दुखदाई नहीं है, मगर पत्नी जी पर नागरिक जीवन का ऐसा जादू चढ़ा हुआ है कि मेरा कोई बहाना उन पर असर नहीं करता। इस पत्र के जवाब में उन्होंने लिखा, मुझसे बहाने करते हो, मैं हरगिज न मानूंगी। तुम आकर मुझे ले जाओ। आखिर मुझे पांचवा बहाना करना पड़ा। यहाँ खोचे वालों के विषय में था। आखिर मुझे पांचवा बहाना करना पड़ा, यह खोचे वालों के विषय में था। अभी बिस्तर से उठने की नौबत नहीं आई कि कानों में विचित्र आवाजें आने लगी। बाबुल के मीनार के निर्माण के साथ ऐसी निरर्थक आवाजें न आई होंगी। वह खोचे वालों की शब्द कीड़ा है। उचित तो यह था, यह खोचे वाले ढोल मंजीरे के साथ लोगों को अपनी चीजों की ओर आकर्षित करते, मगर इन औंधी अक्ल वालों को यह कहाँ सूझती है। ऐसे पैशाचिक स्वर निकालते हैं कि सुनने वालों के रोए खड़े हो जाते हैं। बच्चे माँ की गोद में चिमट जाते हैं। मैं भी अक्सर रात को चौंक पड़ता हूँ। एक दिन तो मेरे पड़ोस में एक दुर्घटना हो गई। 11 बजे थे। कोई महिला बच्चे को दूध पिलाने उठी थी। एकाएक जो किसी खोचे वाले की भयंकर ध्वनि कानों में आई तो चीख मारकर चिल्ला उठी और फिर बेहोश हो गई। महीनों की दवा दारू के बाद अच्छी हुई और अब रात को कानों में रुई डालकर सोती है। ऐसे कृत्य नगरों में नित्य होते रहते हैं। मेरे ही मित्रों में
कई ऐसे हैं जो अपने स्त्रियों को घर से लाए, मगर बेचारियां दूसरे ही दिन इन आवाजों से भयभीत होकर लौट गईं। श्रीमती जी ने इसके जवाब में लिखा, तुम समझते हो मैं खोंचे वालों की आवाजों से डर जाऊंगी? यहाँ गीदड़ों का हौवाना और उल्लुओं का चीखना सुनकर तो डरती नहीं, खोंचे वाले से क्या डरूंगी? अंत में मुझे एक ऐसा बहाना सूझा जिसकी सफलता का मुझे पूरा विश्वास था। यद्यपि इसमें कुछ बदनामी थी, लेकिन बदनामी से मैं इतना नहीं डरता जितना उस विपत्ति से। फिर मैंने लिखा, शहर सिर्फ जादियों के रहने के लायक जगह नहीं है। यहाँ की महरियां इतनी कटुभाषिणी है कि बातों का जवाब गालियों से देती हैं, और उनके बनाव संवार का क्या पूछना। भले घर की स्त्रियां तो उनके ठाठ देखकर ही शर्म से पानी पानी हो जाती हैं। सिर से पांव तक सोने से लदी हुई सामने से निकल आ जाती हैं तो ऐसा मालूम होता है सुगंधी की लपट निकल गई। गृहिणियों ने ये ठाठ कहाँ से लाए? उन्हें तो और भी सैकड़ों चिंताएं हैं। इन महरियों को तो बनाव श्रृंगार के सिवा दूसरा काम ही नहीं। नित्य नई सज धज, नित्य नई अदा, और चंचल तो इस गजब की हैं मानो अंगों में रक्त की जगह पारा भर दिया हो। उनका चमकना और मटकना और मुस्कुराना देखकर गृहिणियां लज्जित हो जाती हैं, और ऐसी दीदा दिलेर हैं कि जबरदस्ती घरों में घुस पड़ती हैं। जिधर देखो इनका मेला सा लगा हुआ है। इनके मारे भले आदमियों का घर में बैठना मुश्किल है। कोई खत लिखाने के बहाने आ जाती हैं, कोई खत पढ़ाने के बहाने से। असली बात तो यह है कि गृह देवियों का रंग फीका करने में इन्हें आनंद आता है। इसलिए शरीफ जादियां बहुत कम शहरों में आती हैं। मालूम नहीं इस पत्र में मुझसे क्या गलती हुई कि तीसरे दिन पत्नी जी एक बूढ़े कहार के साथ मेरा पता पूछती भी अपने तीनों बच्चों को लिए एक असाध्य रोग की भांति आ डटी। मैं बदहवास होकर पूछा, क्यों, कुशल तो है? पत्नी जी ने चादर उतारते हुए कहा, घर में कोई चुड़ैल बैठी तो नहीं है? यहाँ किसी ने कदम रखा तो नाक काट दूंगी। हाँ, जो तुम्हारी शह न हो। अच्छा, तो अब रहस्य खुला। मैंने सिर पीट लिया। क्या जानता था अपना तमाचा अपने ही मुंह पर पड़ेगा।